पार्टी बनाने का कोई अभी फ़िलहाल मंशा नहीं है। जनता की राय सर्वोपरि है। नए पार्टी कोई पार्टी ज्वाइन अभी नहीं होगा। इन 4 पार्टियों में से बिल्कुल भी नहीं होगा। कन्हैया कुमार हैं, वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनसे काहे तुलना करते हैं। हम लोग गाँव के खेत खलिहान में रहने वाले छोटा सा लड़का है। तो यदि हथियारधारी लोग हैं, यदि कोई ऐसी भाषा जो सूची में शामिल है, तो उसके लिए वो भाषा विद्युत आयोग का गठन किया जाए। इन दिनों झारखंड में भाषा और स्थानीय नीति को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है और जिसमें सबसे पहले जो नाम आ रहा है वो है जयराम महतो का। जयराम महतो आज और मांझी में एक सभा में पहुंचे थे और बहुत सारी बातें कही हैं। अभी हमारे साथ जयराम महतो खुद हैं। जयराम जी, भाषा को लेकर एक विवाद छिड़ा हुआ है। जब से ये जेएसएससी को लेकर जब यहाँ के स्थानीय सरकार ने यहाँ पे लाया उर्दू, बंगाली, उड़िया, मगही, भोजपुरी, इसको लेकर विवाद खड़ा हुआ, जिसके बाद जो है ये आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें सबसे पहला नाम जो है वो आपका आ रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? आपको एक नेता के रूप में देखा जा रहा है। देखिए, पहला बात है, ये भाषा विवाद नहीं है, ये भाषा का अतिक्रमण हो रहा था। विवाद की बात ही नहीं है। इससे पहले ये भाषाएं सूची में शामिल ही नहीं थी। 1980 में जब बिहार था तो झारखंड क्षेत्र की कुछ भाषाओं को जगन्नाथ मिश्र ने मान्यता दिया था। उस समय भोजपुरी को उन्होंने खुद मान्यता नहीं दिया था बिहार में। तो ये चीज़ें समझनी होंगी, तर्क से समझनी होंगी। उसके बाद भाषा विवाद की बात करते हम कौन होते हैं? 1937 में भाषा विवाद हुआ था, जब गुलाम भारत में ही तमिल के लोगों ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का विरोध किया था। 1965 में जब आज़ाद भारत में पहली बार हिंदी को हिंदुस्तान की भाषा बनाने का प्रयास किया गया, तमिल से फिर जोरदार विरोध हुआ। 12 लोगों ने आत्महत्या कर लिया, इसमें 70 लोग फिर मुठभेड़ पुलिस के साथ गए, उसमें मारे गए थे, 2 पुलिस वाले मारे गए थे। तो भाषा विवाद कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समझना होगा कि एक भाषा दूसरी भाषा को निगलती है, एक भाषा दूसरी भाषा के लोगों का शोषण करती है। ये चीज़ें सच्चाई है। इसीलिए भारत की खूबसूरती क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकताओं में एकता। अनेकताओं को रहने दीजिए, उनके हक अधिकार को सुरक्षित रहने दीजिए। किसी एक के हक अधिकार को दूसरे लोग ना मारें, इसको सुनिश्चित करने के लिए बॉर्डर बना है, सीमा बना है, राज्यों का निर्माण हुआ है। राज्यों का निर्माण, उनकी पहचान बरकरार रहने दीजिए। भारत देश सुरक्षित रहेगा, शांति से रहेगा। नहीं तो हिंसा ये चलती रहेंगी। इसलिए हिंसा ना हो, लोग हिंसक ना हो, उन्हें हक अधिकार दे दिया जाए। अच्छा, विरोध हुआ, विरोध के बाद 2-3 जिलों से भोजपुरी, मगही को हटा दिया गया, लेकिन उर्दू जो है सभी जिलों में शामिल कर दिया गया है। उसको लेकर कुछ विरोध उड़िया भी है और बंगाली भी है। देखिए, पहला बात, उर्दू लोकल लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि लोग उर्दू को सीखते हैं। दूसरी बात है, लगातार उड़िया, बंगला की बात आती है। देखिए, बंगला धनबाद का जो आसपास है, बोकारो क्षेत्र, कुछ लोग गाँव में बोलते हैं और उसके लिए हम स्पष्ट कहेंगे कि हमारी जो बुद्धिजीवी जिनमें भाषाविद हैं, उनकी टीम है, इन फ्यूचर वो सर्वे करे, उसके बाद भावनाओं को देखे, राय को देखे। और रही बात, देखिए, बंगला रहे चाहे उड़िया रहे चाहे उर्दू रहे, ये 8वीं अनुसूची में शामिल है। एक बात बताइए, पेंशन किसको दिया जाता है? सरकार संरक्षण किसको देती है? जो लोग कमज़ोर हैं, जो विकलांग हैं, जो लोग थके हारे हैं, गरीब हैं, बेचारा हैं, लाचार, उनको ना। ये भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो अगर सरकार को संरक्षण देना है, सरकार को अगर उत्थान करना है, तो उन भाषाओं को कीजिए जिनका इसी माटी में ओरिजिन है और इसी माटी के सिवा कहीं कुछ नहीं है। उनमें आपके संथाली, मुंडारी हो, कुड़ू, कुड़माली, 9 भाषाएं जो पढ़ाई होती है, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा कुल मिलाकर 9 है। तो बस वही होना चाहिए शामिल, और जो अन्य भाषाएं हो उसे हटा देना चाहिए। नहीं, हटाना नहीं, हम बार बार कह रहे हैं। पहले शायद 7 भाषाएं थी, फिर बाद में खोरठा और पंच परगनिया को जोड़ के 9 किया गया। तो यदि कुछ भाषाएं जो अगर 1932 का हथियारधारी लोग हैं, तो उस पर एक शोध हो, ऐसे नहीं, शोध हो। क्योंकि देखिए, आबादी 3.5 करोड़ है और कहा जाता है कि 10,000 के लिए आप 3.5 करोड़ और एक तरफ 10,000, तो वहाँ लोग कहीं भी 3.5 करोड़ को चुनते हैं। लेकिन शोध हो, यदि हथियारधारी लोग हैं, यदि कोई ऐसी भाषा जो सूची में शामिल नहीं है, तो उसके लिए कोई भाषा विद्युत आयोग का गठन किया जाए। वे लोग नफ़ा, नुकसान, क्या फ्यूचर होगा, क्या अतिक्रमण होगा, उस पर जांच पड़ताल करें। अगर उसके बाद कुछ परिणाम आता है तो उसे हमें कोई आपत्ति नहीं है। शोध में तो टाइम लग जाएगा। फिर ये जो जेएसएससी का लेकर नियुक्ति है, वो तो कहीं ठंडे बस्ते में चला जाएगा। देखिए भैया, टाइम लगता है, लगने दीजिए। आज तकनीकी का दौर है, टाइम नहीं लगेगा। वो ज़माना नहीं है कि किसी काम को करने में 16 घंटे लगते हैं, अब 16 मिनट में होते हैं। अगर सरकार चाहेगी तो समय नहीं लगेगा और बहुत जल्दी सारे परिणाम हमारे सामने आएंगे। रही बात, जब तक नीति नहीं तब तक नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसे भी 2 साल सरकार शांत थी, तो और 1 साल आप ले लीजिए, लेकिन पहले शोध कीजिए, ठीक तरीके से जांच पड़ताल कीजिए। और मुख्यतः मैं भी वही कहूँगा, जो भाषाएं कमज़ोर हैं, जो संरक्षण के योग्य हैं, उनको पहले बचाया जाए। 8वीं अनुसूची में शामिल है, वो तो रहेंगी ही रहेंगी। अच्छा, आपको नहीं लगता जो भाषा का मुद्दा चल रहा है और स्थानीय नीति का मुद्दा चल रहा है, इसमें जो बेरोजगार युवक है उनकी बातें दब जा रही है? एक बात बताइए,
जब रोज़गार का सृजन नहीं हुआ था। ये रोज़गार टाइप तो जब कंपनी आया, कोयला पता चला, अभ्रक पता चला, तब काम धंधा ये मजदूरी सब शुरू हुआ। उससे पहले हम लोग क्या थे, कबीला। इंसान का स्टार्टिंग हुआ है कबीला से, कबीला, उसके बाद वो किसान बना, किसान यानी खेती करना, और झारखंड ही मुख्यतः मूलतः खेती ही करता है। आप रोज़गार की बात करते हैं, जब हमारी पहचान ही नहीं रहेगी, हमारी भाषा ही नहीं रहेगी, हमारा खेत ही नहीं रहेगा, तो रोज़गार करके हम क्या करेंगे भैया। अगर खेत रहेगा, रोज़गार ना भी रहे, और अगर हम ईमानदारी से अगर खेती ठीक से करें, और सरकार अगर कुछ नियम कानून खेती को संपन्न करने के लिए बना दे, तो जितना हम लोग के लोग रेलवे का ग्रुप ए, बी, डी, ई में बनाते हैं ना, डी ग्रुप ई, और जितना हवलदार चौकीदार बन के कमाते हैं ना, उससे दोगुना खेती में कमा लेंगे। तो चीज़ों को समझना होगा। रोज़गार पे इसलिए अब भारी हो रहा है क्योंकि रोज़गार हो सकता है। जो लोग रोज़गार नहीं कर पा रहे हैं वे व्यापार कर सकते हैं, और क्या पता कि रोज़गार से अच्छा व्यापार में उनकी कमाई हो जाए। लेकिन अगर भाषा, संस्कृति और पहचान ही ना रहे, झारखंड की अस्मिता ही ना रहे, तो फिर क्या होगा। क्यों झारखंड, किसके लिए झारखंड? इसीलिए चीज़ तार्किक है। रोज़गार पे आज ये मामला भारी इसलिए पड़ रहा है क्योंकि रोज़गार, जो लोग आज रोज़गार की बात कर रहे हैं, जो आखिर रोज़गार क्या चाहते हैं, एक छोटा सा नौकरी चाह रहे हैं कि मेरा घर परिवार चले, चाहे 3rd ग्रेड हो चाहे 4th ग्रेड हो। लेकिन अगर वे लोग इन फ्यूचर अगर बिजनेस में फोकस कर सकते हैं, लेकिन मेरी ज़मीन ही नहीं आ रही, तो फिर मेरा क्या होगा। और कानून तो बन ही रहे हैं, CNT को उल्लंघन किया जा रहा है, लैंड पुल आ रहा है, जिसके माध्यम से 20 किलोमीटर के दायरे में जो भी शहर बसाने के लिए आप ज़मीन ले लेंगे। शहर में कौन रहेंगे, झारखंडी है क्या शहर में? जी नहीं, पता कीजिए, शहर में झारखंडी नहीं है। मौजूदा सरकार जो है, अभी भी तो बात करें तो विधानसभा सत्र भी चल रहा है, क्या लगता है कुछ पहल होगा? पहल होना चाहिए, नहीं तो फिर 2024 में शायद ये लोग सवेरा ना देख पाएंगे। पहल होनी ही चाहिए, क्योंकि अब इससे पहले मतलब था, इससे पहले सत्ता का मतलब था, विधायक का मतलब था मुर्गी कट जाए, विधायक आ गया, फोटो खिंचा ले, विधायक जी अच्छे हैं, बहन का शादी में 2000 दे दिया, अच्छे हैं, दादाजी का भोज में 2000 दे दिया, विधायक जी। लेकिन अब युवा पीढ़ी जाग चुकी है, विधायक का मतलब होता है विधि बनाना, नीति बनाना, नियम बनाना, विधानसभा में उसके हित में काम करना। तो ये चीज़ें, अब सवाल का जवाब तो भाई विधायकों को देना होगा, नहीं तो फिर सवाल अब जनता करेगी। कन्हैया कुमार के रास्ते पे आप देख रहे हैं अपने आप, अभी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं आने वाले समय में? नहीं, कोई पार्टी ज्वाइन अभी नहीं होगा, इन 4 पार्टियों में से बिल्कुल भी नहीं होगा। और कन्हैया कुमार हैं, वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनसे काहे तुलना करते हैं। हम लोग गाँव के खेत खलिहान में रहने वाले एक छोटा सा लड़का है। कन्हैया कुमार है, टाइगर जरा महतो है। अच्छा, आपका नाम टाइगर कैसे पड़ा? क्योंकि आप बता ही देते हैं, जब हम छोटा थे, 10 साल 11 साल का, उसमें क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते थे और बहुत अच्छा कैच पकड़ते थे, बहुत उछल कूद करते थे, मैंने एक एथलेटिक्स थे, और टाइगर के साथ जंप करते थे। तो बचपन में दोस्त लोग टाइगर बोलने लगा। और जब बड़ा हुए तो पारसनाथ पहाड़ के सामने घर था, पर्वत पहाड़, वहाँ टाइगर नाम शूट किया, रह गया, बस यही मामला है। अपनी पार्टी बना सकते हैं आप आने वाले समय में, अगर आपकी मांगे जो है सरकार में पूरी नहीं होती है, तो आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव होगा, उसमें आप अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, पार्टी बनाने का कोई अभी फ़िलहाल मनसा नहीं है, जनता की राय सर्वोपरि है। मैंने पहले ही कहा है, अगर जनता जो चाहेगी, जनता अगर मुझसे अपेक्षा की है, जनता अगर निर्णय देती है, जनता अगर संदेश देती है, तो तीसरे विकल्प के बारे में सोचा जाएगा। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ सोचे नहीं है, लेकिन जनता सर्वोपरि है, जनता की अनुसार, जनता की मांग के अनुसार मैं चलूँगा, ये वचन है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जयराम महतो, जो आज ओरमांझी पहुंचे थे और जन मुद्दाओं को लेकर एक सभा में बोले हैं, और उनका मानना है कि आने वाले समय में अभी उनका कुछ सोचना नहीं कि वो किसी पार्टी में ज्वाइन करेंगे। नहीं, अगर जन मुद्दाओं की बात सामने आती है और जन चाहते हैं कि वो पार्टी बनाए और चुनाव लड़े, तो आने वाले समय में सोचेंगे। समाचार प्लस के लिए रांची से नीरज कुमार। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।